जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीन श्रीवास्तव। आज हमारे साथ हैं नवनीत सर, जो हिंदी के प्रखंड विद्वान हैं। आज मैं और सर मिल करके पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे कि पीजीटी के प्रिपरेशन के लिए क्या क्या बेसिक एलिजिबिलिटी की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ों की बेहतरीन जो है एज कितनी होती है, और जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हिंदी को लेकर के कि हिंदी में हम लोग कैसे आगे चीज़ों को करें, क्या ना करें। और हिंदी में कई सारे, और आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नवनीत सर। और मेरे साथ में आप जानते होंगे, रूबरू होंगे, नहीं रूबरू हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि अमरेंद्र श्रीवास्तव सर, जो कि हिस्ट्री के मर्मज्ञ विद्वान हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हिस्ट्री के अच्छी पकड़ रखते हैं। और आप लोगों के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी प्रिपरेशन को लेकर के। और हिस्ट्री के सिलेबस या हिस्ट्री की बातों को सर आगे लेकर के आएंगे ही आएंगे। और अभी हम दोनों ही विषयों पर, हिंदी और हिस्ट्री से लेकर के पीजीटी में क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी पैकेज है, कौन कौन इसमें भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। पसंद आएगी तो अभी बता दूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में साझा जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर अब आप लोगों के लिए पीजीटी के लिए बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए सर, स्टार्ट किया जाए कुछ बिल्कुल। थोड़ा सा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं पीजीटी के लिए, पीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीजीटी का फुल फॉर्म होता है क्या, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी स्नातकोत्तर शिक्षक। ठीक है। अब पीजीटी शिक्षक का कार्य क्या होता है भाई, किसको पढ़ाएंगे, क्यों सर नवनीत सर, बिल्कुल। पीजीटी के तो ये शिक्षक किसको पढ़ाएंगे बेसिकली। तो पीजीटी का जो शिक्षक होता है, आप जानते हैं कि 11वीं और 12वीं कक्षा, 11th और 12th के लिए पीजीटी, जिसको हम लोग लेक्चरर या प्रवक्ता के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सभी का कि किसको पढ़ाएंगे, 11वीं 12वीं। अब इसके बाद अगले पेज की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पीजीटी के लिए नेशनलिटी क्या होता है, मतलब राष्ट्रीयता क्या होती है, क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, इंडिया हो, इंडिया से बाहर की हो, या किसी और कंट्री वाले अपना सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक है सर। इसमें हाँ, तो बिल्कुल ये इसमें तो जानते कुछ हैं। सारे लोगों में लगभग क्लियर होगा, नेशनलिटी हाँ, मस्ट भी इंडियन होना चाहिए। अब देखो, एज को लेकर के सर बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि एज को लेकर के सबसे ज्यादा कि प्रॉब्लम सर हाँ, एज को ही लेकर के रहता ये है। जैसे कई लोग 40 पार कर जाते हैं तो हम्म। तैयारी करें ना करें, क्या करें समझ में नहीं आता है। कितने लोगों की सबसे तो उम्र ही पार हो जाती है जी। सोचते सोचते। कितने लोग 30 साल के बाद सोचते हैं कि अब कोई वैकेंसी है कि नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा। तो तो सबसे बड़ी यहाँ पर बात, देख हाँ लीजिए, आप लोगों के सामने दिख रहा है। हाँ। अलग अलग टाइप के यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि पीजीटी में जहां जहां वैकेंसी आती है, क्या क्या एज क्राइटेरिया रखी गई है, जितने भी शेड्यूल हैं, उनके हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से। लेकिन हाँ, कॉमन जो एज है, वो उसके आधार पर अगर बात कर लेते तो केवीएस केबीएस, में पीजीटी के लिए 40 साल, 21 साल से शुरू हो रहा है। एनवीएस एनवीएस। में एनवीएस 21। का मतलब क्या होता है, नवोदय, नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय। केबीएस का मतलब केंद्रीय हम्म। विद्यालय। ठीक, तो इसमें कितना, 21 से 40 साल। और यूपी में देखो भाई, यूपी में सर बड़ा मस्त है कि 21 साल से लेकर के रिटायरमेंट होने से एक दिन पहले तक आप अप्लाई एक कर दिन सकते पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ा मस्त वाला है। हैं। मतलब जब तक आपकी रिटायर, इसलिए देखो मैक्सिमम नहीं लिखा मैंने कि बाद में कहो सर मैक्सिमम क्यों नहीं लिखा आपने, ब्लैंक तो। भाई जब तक रिटायरमेंट, अब उसके बाद क्या ही लोगे। इसके बाद में डीएसएसबी पीजीटी के लिए 18 से लेकर के कितना 36 ईयर्स यही की वाला एज है होती है। सर एक पार्ट, जहां हाँ, पर बच्चों को हमेशा ध्यान रखना है। ध्यान रखना है। क्योंकि 36 साल डीएसएसबी ऐसा है कि जो हर साल वैकेंसी निकालता ही निकालता है। हम्म लेकिन इस चीज को यही ध्यान रखना कि 36 साल एज पार नहीं होना चाहिए, हम्म एक्सेप्शंस ऑफ लेडीज, लेडीज। महिलाओं को छोड़ करके। क्योंकि महिलाओं के लिए सभी की एज जो है हम्म 40 ईयर है। और साथ में अगर एससी एसटी ओबीसी, साथ में उनका अभी कोई सबका अलग विडो अलग। है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल। 10 साल और 10 साल। एक्स्ट्रा हो जाए। हाँ, अब आ जाते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं और बात कर लेते हैं हम लोग हरियाणा पीजीटी, रीट पीजीटी। तो देखो हरियाणा 40 से 2 साल और बढ़ा दे रहा है कि 42 ईयर्स तक आप अपना प्रिपरेशन करिए। मिनिमम 18 ईयर्स है। रीट पीजीटी का 18 ईयर्स और 40 ईयर्स, 40 साल। अब इसमें दो चीजें आप देख लोगे कि भाई इसमें अगर हम बात कर लेते हैं सर रिजर्वेशन, जी। तो रिजर्वेशन जैसे सब जगह मिलता है, एससी एसटी ओबीसी, और उसके बाद में फीमेल्स को, विडो को, ये सब रिजर्वेशन हर एक स्टेट अपने अपने हिसाब से डिसाइड करता है। तो उसका हम लोग अलग अलग भी वीडियो बना देंगे, कौन सा स्टेट कितना डिसाइड हाँ, करता है। कोई 5 साल, कोई कोई तीन 5 साल, साल कोई 3 साल। तो जैसे जैसे वैकेंसीज आती रहेंगे तुरंत उसका हम लोग डिटेल आपको डालते रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पीजीटी के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए।
तो पीजीटी में एक चीज तो आपका कॉमन होता है कि वो मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। हाँ, सबसे ये पहला चीज पॉइंट होता है। जरूरी है हाँ कि आपने कम से कम जो हाँ है स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल कर रखी हाँ। है। ठीक अब यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा सर, जैसे बीएड और एमएड ये सब डिग्री की बात कर लेते हैं, तो बहुत सारे स्टेट क्या करते हैं बीएड, जैसे बहुत सारे स्टेट क्या लगभग सारे स्टेट लगभग बीएड मांगते ही हैं, बिल्कुल। एक को छोड़ देते हैं यूपी, और डीएसएसबी की एक अलग प्रोसीजर, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो यूपी में क्या होता है, पहले नहीं था, अभी जो प्रीवियस हाँ, एग्जाम्स हुए उसमें नहीं थे, इस बार कह रहे हैं कि शायद वो लागू करे, लेकिन अभी लागू किए नहीं है, जब तक ना कर दे तब तक उसे अब हमें तक नहीं तो माना जाएगा, उसमें कोई कहने वाली बात है ही नहीं। अब एक चीज आता है सर हिंदी में, हम्म, हिंदी की जो डिग्री होती है खास करके बच्चा बड़ा परेशान रहता है कि क्या जो ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए। तो जैसे मैं बाकी में तो सीधे पीजी, आप किसी से पीजी बिल्कुल मानता है, ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं होता है। हिंदी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें दो चीजें होती हैं, ग्रेजुएशन बिल्कुल किससे होना चाहिए सर उसमें? ग्रेजुएशन आपका एक तो हिंदी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में संस्कृत की अनिवार्यता वहां पर कर दी गई है। लेकिन किसके लिए? जो यूपी में अप्लाई कर रहे हैं उनके हाँ लिए। उन्हीं के लिए, उन्हीं के लिए, हाँ। बाकी कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे डीएसएसबी हो गया, तो वहां पर संस्कृत की अनिवार्यता नहीं है। केबीएस है, एनबीएस है, वहां संस्कृत की अनिवार्यता नहीं है। लेकिन अभी बिहार में भी ऐसा देखने को मिला है, जैसा कि बच्चे बता रहे थे कि सर संस्कृत की वजह से निकाल दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ और भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ जिसमें संस्कृत को लेकर के ऐसा कोई अफवाह नहीं थी। नहीं मिला। चलिए सर एक और छोटा सवाल, जैसे डीएसएसबी में क्या होता है कि कोई पर्सन यदि अप्लाई करता है तो उसमें कहा गया सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी मतलब हायर सेकेंडरी से कहते हैं 12वीं, कुल मिला के 12वीं में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, और मास्टर डिग्री आपका कैसा होना चाहिए? फर्स्ट डिवीजन। ये तीन कंडीशन क्राइटेरिया डीएसएसबी में होता है पीजीटी में। अब उसमें तीसरी कंडीशन होती है, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, कि आपका उसमें बीएड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये वाला सवाल जो आता है। और जैसा कि हम लोग आपको बता देते हाँ। हैं, जैसा सर ने कहा कि 3 कंडीशन है, मतलब पिछले 3 साल, हाँ कुल मिलाकर मतलब के तीन, साधारण मतलब 3 शब्दों डिग्री में आपका हो, हाँ प्रॉपर 3 साल आप अगर फर्स्ट डिवीजन है, हाँ तीनों तो में, तीनों मतलब जैसे ग्रेजुएशन जो है, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया और मास्टर हो गया। हाँ, 3 साल प्रीवियस में यदि आपने फर्स्ट डिवीजन पास किया है तो आपको बीएड करने की आवश्यकता नहीं है फॉर्म फिल करते समय। हाँ ठीक है, ये क्लियर कर दूं। हाँ, उसके बाद जरूरत है, ऐसा नहीं कि बीएड के बिना आप वो नौकरी आपकी चलती रहेगी, बीएड की आवश्यकता है, लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस समय बीएड की आवश्यकता नहीं है। दूसरी कंडीशन, कुछ बच्चे पूछेंगे सर क्या बाकी लोग नहीं भर सकते क्या फॉर्म, अगर जो फर्स्ट डिवीजन नहीं है? ऐसा नहीं है, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं है 3 साल, उनके लिए बीएड अनिवार्य रहेगा। मतलब बीएड अगर कर रखे हैं तो आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अगर पीएचडी वगैरह कर रखे, एमएड वगैरह कर रखे, तब तो फॉर्म आपको फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से आई होप सो कि सभी का क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी क्वालिफिकेशन से लेकर कोई डाउट होगा, अलग अलग स्टेट का तो हम लोग बनाएंगे ही, कि डीएसएसबी के लिए प्रॉपर क्या होता है, सबका अलग अलग बनाएंगे। अभी हम लोग कॉमन बना रहे हैं, ठीक है, कॉमन आपको समझा रहे जो बेसिक आइडियाज है। प्रॉपर वे में अलग अलग स्टेट का डिटेल हम लोग बनाएंगे कि डीएसएसबी में स्पेशल क्या होना चाहिए, यूपी पीजीटी में क्या होना, जैसे वैकेंसी जाती है उसके हिसाब से हम लोग इसको बनाते चलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई वेतन कितना होना चाहिए। इतनी मेहनत के बाद तो वेतन तो भाई बनता ही है, कितना होना चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों का मानना है कि हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, सफलता का फल हमेशा मीठे की उम्मीद में रहना चाहिए। सही बात है। तो जैसा कि आप सैलरी देख रहे हैं, शुरुआत सैलरी मान के चलिए 47,000 रुपए सैलरी नहीं, 47 प्लस है, मतलब वो तो एक हमने रफली एक ले लिया कि 47 से लगभग। ये मत मानिए, ये आपका मूल वेतन समझ ले, मान के दे दिया गया है। इसके अलावा स्टेट वेरी करता है, सेंट्रल वेरी करता है, और साथ साथ में क्या है, टीए डीए अलग अलग जिस क्षेत्र में है वो आपकी सैलरी, अगर दिल्ली के संदर्भ में अभी हम बात करते हैं तो पीजीटी के सैलरी हो लगभग 82,000, सब अपना मिला जुला के पूरा 82,000 रुपए दिल्ली में पड़ता है। बहुत सारे लोगों को बुखार हो जाएगा सर 47,000 खाली कह रहे हो। अरे भाई 47,000 आपका मूल रहता है। हाँ। उसके बाद मिला करके 60 70 80 जहां जैसा होता है। हाँ। मतलब ये तो आपको मिलना ही मिलना किसी भी हाल में। तो आप ये मत सोचो कि पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं यार 47,000 रुपए खाली मिलेगा, इससे बढ़िया प्राइवेट कहीं पढ़ा ले, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत तो ये बेसिक है। हाँ। और आप इसको मान के चलिए कि ये मिनिमम है, इसके अलावा बहुत कुछ आपको मिलता ही मिलता है। और इससे अगर आप तैयारी करते हैं तो देखो, हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं कि पीजीटी के लिए आपको इस चैनल पर हम लेकर के आ चुके हैं।
चलिए, अब इसके बाद अगर हम बात कर लें इनका सिलेक्शन प्रोसीजर, तो देखो मोस्टली सिलेक्शन प्रोसीजर के अलग अलग फेजेस होते हैं सर। भाई पैसे की बात कर ली है, हाँ, तो अब तो सिलेक्शन अब कैसे एक बार लोगा, देख लो कि सिलेक्शन लोगे कैसे। कैसे लोग, देखो मोस्टली जगह कहीं 4 चरण है, कहीं 5 चरण, कहीं 2 ही चरण में वेरीफाई कर देते हैं। जैसे देखो मोस्टली पहला क्या होता है, रिटर्न एग्जाम, लेकिन कहीं कहीं सर देखा गया मेंस का भी एग्जाम लेता है ना, है कि नहीं। तो कहीं कहीं रिटर्न एग्जाम के साथ मेंस एग्जाम भी कहीं कहीं ले सकता है। इंटरव्यू, और देखो वो हमेशा बदलता रहता है समय के हिसाब से। एक कॉमन क्या होता है, रिटर्न, रिटर्न के बाद आपका होता है इंटरव्यू, नहीं साक्षात्कार आपका होगा। फिर उसके बाद में स्पेशल क्वालिफिकेशन, स्पेशल क्वालिफिकेशन में नंबर आपके होते हैं, मतलब जैसे आपके नंबर हो गए, जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई डिग्री नहीं है, किसी के पास एमएड है, किसी के पास स्पोर्ट्स कोटा है, किसी के पास तमाम सारी डिग्रीज है, वो सब तो चीजें वो भी- सब नंबर ऐड होता है, तो उसी को कहते हैं स्पेशल क्वालिफिकेशन। जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है उनका नंबर लेके एक बार मिलाया जाता है, फिर उसके बाद में फाइनल जो राउंड होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये आपका कोई चरण नहीं है, लेकिन फिर भी चरण के लिए इसलिए हमने ऐड किया है कि भाई डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही ना डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, बिल्कुल। आप तो सही समय पे पास हुए हो कि नहीं हुए हो, बिल्कुल तो ये होता है इंडोजीएस मेन बात। जिसको हम जमा हाँ करवाते हैं। हाँ हाँ तो आपको सर ने जैसा बता दिया कि भाई रिटर्न एग्जाम, अब हाँ। रिटर्न एग्जाम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। रिटर्न एग्जाम आजकल सब जगह लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप ही हो रहा सभी है, सभी जगह ऑब्जेक्टिव मोस्टली हो रहा है। मोस्टली हाँ। कुछ जगहों पर इंटरव्यू नहीं है, लेकिन कुछ नहीं जगह है, पर नहीं है, कई इंटरव्यू जगह नहीं है, खत्म हो रहा है, ये चरण खत्म हो रहा है। हम्म। तो मैंने कहा मोस्टली जो कॉमन हमने लिया पीजीटी के लिए, जो कि यहाँ पीजीटी लिखा, स्पेशल वेरीफाई नहीं किया, तो अलग अलग जगह अलग अलग होगा। मोस्टली जगह यही रहता है, अधिकांश जगह यही रहता है, कहीं कहीं इंटरव्यू आपका नहीं होगा। बाकी सब जगह ये तीनों चरण चलेगा। एक रिटर्न, आपका स्पेशल क्वालिफिकेशन जो वेरिफिकेशन हो, तो कोड मिलाया जाए जो ज्यादा नंबर पाए हैं, जैसे कोई जो स्पोर्ट्स कोटा का है, कोई और कोटा का है, तो सब मिला करके नंबर ऐड किया जाता है, और लास्ट में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आते हैं इसके बाद, अगर हम एक बात और कर लेते हैं यहीं पर चलने से पहले, कि आपकी एक स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कि कितने दिनों में आप सिलेक्शन ले सकते हो, एक संभावना क्या बनती है। तो हिंदी में एक बच्चे की तैयारी के लिए लगभग, या पीजीटी में तैयारी करते हैं हिंदी का, तो हम लोग अलग से बना लेंगे। हाँ, एक पीजीटी की तैयारी के लिए लगभग बच्चे को कितना टाइम लेके चलना चाहिए सर, अप्रॉक्स। वैसे देखा जाए तो सर तैयारी तो पूरे वर्ष करनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि अगर पीजीटी लेवल चल रहे हैं तो इसका मतलब आप जो है स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सबसे उच्च लेवल के पद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल। ऐसे में सिलेक्शन प्रोसीजर अगर इन सभी को ध्यान में रख करके हम चलते हैं तो हमें थोड़ा सा तैयारी ऐसी करनी होती है कि मिनिमम 6 महीने आप प्रॉपर दीजिए। अच्छा सर, एक छोटा सा हिंदी का शॉर्ट्स में 2-3 मतलब 1 मिनट के अंदर हिंदी आप खत्म करने का प्रयास करें, कि कैसे हिंदी का एक बढ़िया स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। स्ट्रेटजी तो बिल्कुल ये हो सकती है कि भाई देखो, आपको पता है कि यहाँ पर कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो हिंदी पैडागोजी के पार्ट पर भी फोकस करते हैं, कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो सिर्फ लिटरेचर ही देते हैं, कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहाँ पर लिटरेचर, ग्रामर प्लस पैडागोजी, इन तीनों चीज़ों को संबंधित में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं। तो शुरुआत आप, क्योंकि ग्रामर पार्ट बचपन से ही पढ़े हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो शुरुआत हमेशा आप ग्रामर वाले पार्ट से जरूर करें। ग्रामर वाले पार्ट के बाद फिर लिटरेचर के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को उठाना शुरू करें, जिससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हम बोरिंग हो गए हैं, तो बास्ट हो गया है। तो उन सब चीजों को दूर करने के लिए आप इंटरेस्टिंग टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, तो लिटरेचर पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। रही पैडागोजी की बात, तो उसको 10 से 15 दिन के अंदर आप आराम से कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम चलते हैं तो बच्चे के ऊपर थोड़ा सा कई बार डिपेंड कर जाता है कि हम इसको 6 महीने, 3 महीने या फिर 90 दिन के अंदर, जिसको हम कहते हैं, पूरा किया जा सकता है सिलेबस को। बहुत बढ़िया सर। अब देखिए, अब हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो हिस्ट्री देखो भाई, शुरू से स्टार्ट करो। कभी भी हिस्ट्री, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं मिडावल से स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न समझो बहुत बेकार सिस्टम मानता हूँ। कारण क्या है, एक आपके अंदर पढ़ने का जुनून होता है, तो एंशिएंट हिस्ट्री थोड़े से टॉपिक कुछ एक आध बोरिंग लगते हैं, लेकिन अगर उसे ध्यान से पढ़ोगे बड़ा मजा आता है। लिटरली बता रहा हूं, मुझे तो स्टोन एज में इतना मजा आता है, बाकी तो बात ही छोड़ दो आप। अगर आप ईमानदारी से, टू बी ऑनेस्ट हो करके, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, कोई भी अगर आपने पढ़ लिया, यानी सबसे पहले आपने वो पोर्शन कंप्लीट किया जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और आप पीजीटी के शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको हर एक सेक्टर बराबर तैयारी करना बनता है। ये नहीं कि आपको मिडावल में खूब मजा आ रहा है, मुगल लड़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी का यात्रा चल रहा है, लगातार अभियान चल रहा है, गांधी बाबा, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी को उठा लिया, बड़ा मजा आ गया, तो ऐसा नहीं करना। आपको सब कुछ इक्वल मान के चलना है, तभी आपका काम बन पाएगा। तो इसलिए प्रॉपर वे में जो है आप स्टार्ट करिएगा।
एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, इस तरीके से प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से स्टार्ट करिए। तो कहने का सिस्टम आपको मतलब है कि तोड़िएगा सर नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं जो बिल्कुल। बच्चा अगर तैयारी सेल्फ भी करना चाहता है, हमारे हाँ, साथ भी करना चाहता है, बिल्कुल तो बिल्कुल सर, शुरुआत बिल्कुल शुरू से शुरू करें। से करो, बीच में से कहीं नहीं मत करना, क्योंकि वो फिर मामला खराब हो जाता है। तो सर इस सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और जल्द ही ऐसे बहुत सारे सेशन इन लोगों के लिए बिल्कुल लेते बहुत आएंगे अब सारे सेशन लगातार। लेकर और के जल्द ही आपके लिए प्रॉपर एक बैच भी प्रॉपर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आईपीजीटी की तैयारी करने वाले बच्चों को जीवन में हमेशा उजाला लाएं, और शिक्षक बनाने का काम करते हैं, तो हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगर बढ़िया लगे वीडियोस तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, ताकि इस अवसर का लाभ हर कोई उठा पाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।